हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको एनवायरमेंटल न्यूज़ या एनवायरमेंट की स्टडी करना अच्छा लगता है? तो आप में से कोई भी है तो बिल्कुल आज उसका दिन एकदम बहुत ही शानदार जाने वाला है, क्योंकि आज हम साइक्लोन पे बात करेंगे। साइक्लोन के बाद आज हम टाइगर रिजर्व पे बात करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी एंशियंट आप मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर की गई है, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। इसके अलावा एक नई स्पीसीज मिली है जिसका नाम चंद्रयान-3 के नाम पे रखा गया है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम 9 मई के करेंट अफेयर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, और इंपॉर्टेंट पर्सन के बाद हम अपनी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज है उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पर्सन न्यूज में कौन है? अच्छा, आप लोग ने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया होगा, उसके नीचे लिखा होता है वीजा या मास्टर कार्ड। तो वीजा बेसिकली क्या है? वीजा एक अमेरिका की कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1958 में हुआ था और एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अब इनके ऑपरेशन तो बहुत सारे हैं, इंडिया में भी हैं। तो इंडिया में ऑपरेशनल हेड या फिर कह सकते हैं कंट्री मैनेजर इंडिया में वीजा का अपॉइंट किया गया है। किसे? सुजय रैना को। तो वीजा अपॉइंट सुजय रैना एज इंडिया कंट्री मैनेजर। तो इंडिया में जो भी ऑपरेशन होंगे उनको एग्जीक्यूट करना और लीड करने का काम रैना साहब करेंगे। अब अगले जो पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है। तो बहुत ही फेमस एक उर्दू राइटर हैं जिनका नाम है सलाम बिन रज्जाक। ही पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई, और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उर्दू लिटरेचर में 2004 में। अच्छा, इनकी रचना क्या थी? तो इनका एक स्टोरी कलेक्शन था जिसका नाम है शिकस्त बातों के दरमियाँ। इसके अलावा इन्हें कई सारे और अवार्ड मिले हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड, फिर महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अवार्ड हो गया, इसके अलावा गालिब अवार्ड। तो कई सारे अवार्ड इन्हें दिए गए थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। चलिए अब बात करेंगे एक साइक्लोन के बारे में। देखिएगा, साइक्लोन हिदाया कहाँ पर आया है? ये इंडियन ओशियन में जनरेट हुआ, और इसमें लैंडफॉल कहाँ कर रहा है? तो ये लैंडफॉल कर रहा है तंजानिया में। लैंडफॉल क्या होता है? जब अपना साइक्लोन जनरेट होता है और वो जमीन के टुकड़े से, समुद्र से आते आते जमीन के टुकड़े से टकराता है, उसको हम लैंडफॉल करना कहते हैं। ठीक है, तो तंजानिया में ये लैंडफॉल करेगा, जिसके बाद यहाँ पर काफी रेनफॉल देखी जाएगी। तो हमें याद रखना है कि साइक्लोन हिदाया कहाँ पर आया। आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन में आया। किसको हिट किया? तंजानिया को हिट किया। कैसा साइक्लोन है ये? तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये जो साइक्लोन हिदाया है इसका नामकरण किसने किया? इन भाई साहब का नाम किसने रखा है? तो यहाँ इंडियन ओशियन में आपको कई सारे ऐसे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। तो उन्हीं फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज ने इस साइक्लोन का नाम रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। आप इस मैप को पहले देखिए। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है। यहाँ पर आपको केन्या, तंजानिया देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशियन देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पर एक बहुत ही सीवियर स्टॉर्म आया हुआ है, एक साइक्लोन आया हुआ है जिसका नाम है हिदाया, और ये तंजानिया के कोस्ट में यहाँ पे जो दार ए सलाम देखने को मिल रहा है, दर ए सलाम, यहाँ पर बेसिकली हिट करेगा, लैंडफॉल करेगा। क्लियर? जिसके बाद यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इंडियन ओशियन में आप देख पाएंगे ये कुछ जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। तो इंडियन ओशियन में जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं, इन्होंने इस साइक्लोन का नाम रखा है। साइक्लोन हिदाया का मतलब है गाइडेंस इन अरेबिक। ठीक है, डन। चलिए, अब साइक्लोन जो होते हैं ना, ये जो भी तूफान या स्ट्रोम आते हैं, उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप इस मैप में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस मैप में आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं उन्हें हम हरिकेन्स के नाम से जानते हैं। तो आप देख पाएंगे ये वाला जो एरिया है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये गल्फ आपका मैक्सिको की गल्फ है, यहाँ पर जो आपके साइक्लोन्स देखने को मिल रहा है इन्हें हम हरिकेन के नाम से जान रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक
ओशियन, मतलब आपका फिलीपींस, जापान, चाइना, यहाँ पर जो स्टॉर्म आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका एशिया वाला एरिया है, यहाँ पर जापान, चाइना देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको टाइफून्स देखने को मिलेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली साइक्लोन जनरेट होते हैं, बिली बिली साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? तो अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र गियर्स अप फॉर द टाइगर ट्रांसलोकेशन टू द सह्याद्री रिजर्व। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है? इन्होंने कहा है कि तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में जो टाइगर्स हैं उनको, कुछ टाइगर्स को हम रिलोकेट करेंगे। कहां पर रिलोकेट करेंगे? तो चंद्रपुर टू सह्याद्री टाइगर रिजर्व। कहां पर रिलोकेट किया जाएगा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपको वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा और बेसिकली इसे चंदौली नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अमलगमेशन, मतलब मर्जर के बाद सह्याद्री टाइगर रिजर्व को बनाया गया था। अब महाराष्ट्र में आपको कई सारे टाइगर रिजर्व देखने को मिल सकते हैं, आप इस मैप से समझ पाएंगे। यहाँ पर सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, फिर आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो कई सारे टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है, आप देख पाएंगे यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है, तो एमपी वाले अपने साथ भी जोड़ते हैं, महाराष्ट्र वाले अपने साथ भी जोड़ते हैं। ठीक है, संजय गांधी भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि फायर, आप लोगों ने फॉरेस्ट फायर का नाम सुना होगा, जंगलों में आग लगी हुई है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब इतने बड़े एरिया में आग लगी हुई है, इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आग बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने इस ऑपरेशन को एक नाम दिया है, वही नाम आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है उत्तराखंड नैनीताल के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेम्बी बास्केट ऑपरेशन, ऑप्शन डी, बेम्बी बास्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। MI-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगभग 4500 लीटर ऑफ वाटर को कैरी करके ले जा सकता है और उसको छोड़ देगा, तो पानी आग बुझाने का काम करेगा। ठीक है, अब रिसेंटली देखो कई सारे और ऑपरेशन न्यूज में थे, तो एक एक करके हम उन ऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर है, ये पानी को कैरी करके ले जा रहा है और फॉरेस्ट फायर को बुझाने का काम कर रहा है। अब रिसेंटली कुछ ऑपरेशन हमने न्यूज में देखे, जैसे कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जिसके बारे में मैंने बताया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है? ईरान ने बहुत सारे ड्रोन एंड मिसाइल अटैक किए थे, किस पे? इजराइल पे, और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस रखा था। फिर है ऑपरेशन अजय, तो यहाँ पर इजराइल में फंसे हुए इंडियंस को बाहर निकालने के लिए जिस ऑपरेशन को रन किया गया था वो है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी था। ऑपरेशन करुणा, तो म्यांमार में जब एक साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोखा या मोचा जिसे बोला जाता है, तो उस साइक्लोन के लिए, उस साइक्लोन में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वगैरह हो गया या लोगों की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड ऑपरेशन दोस्त, तो बेसिकली जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था कुछ समय पहले, बहुत ही गंदा वाला, तो बहुत सारे लोग वहां पे मारे भी गए थे, तो हमारी पूरी मेडिकल टीम वहां पर गई थी। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था विच इज ऑपरेशन दोस्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इंडियन गवर्नमेंट के, तो इनको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं IIT मद्रास स्टार्टअप माइंड ग्रोव लॉन्च फर्स्ट इंडिया मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप। तो पहली बार इंडियन मेड माइक्रो कंट्रोलर चिप को यहाँ पे डिजाइन किया गया है और इसकी जो कॉस्टिंग बताई जाती है, जो हम नॉर्मली चिप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग देशों की सेमीकंडक्टर चिप, उसकी तुलना में, उसके कंपैरिजन में इसकी प्राइस 30% कम आपको देखने को मिलेगी। तो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली इंडिया की पहली कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑन चिप या फिर आप कह सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर चिप को लॉन्च किया है, नेम्ड सिक्योर IoT। किसने तैयार किया है? तो बेसिकली आप देखेंगे
यहाँ पे माइंड ग्रुप बेसिकली आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है। आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट एक तरीके से आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने दिया है और इन्होंने मिलकर ही इस माइक्रो कंट्रोलर चिप को डिजाइन किया है। माइक्रो कंट्रोलर चिप क्या होती है? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में लगी हुई होती है जो आपके कई सारे पैरेलल ऑपरेशन करवाती है, ठीक है, टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर फंक्शन सच एज रिसीविंग रिमोट सिग्नल्स और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इनसाइड अ डिवाइस। तो क्या नाम हो गया यहाँ पे? आंसर हो जाएगा माइंड ग्रुप, जो कि आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है। इन्होंने इंडिया की पहली माइक्रो कंट्रोलर चिप को लॉन्च किया। डन। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। स्कूल्स ऑन व्हील इनिशिएटिव किस राज्य सरकार ने रिसेंटली लॉन्च किया है? क्यों लॉन्च किया है? तो जो बच्चे शेल्टर में हैं, रिलीफ कैंप में हैं, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब मणिपुर जो है, मणिपुर में कई सारे आपको रिलीफ कैंप देखने को मिलेंगे और उन रिलीफ कैंप में कई सारे बच्चे हैं। उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने इस इनिशिएटिव को रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी बस होगी जिसमें आपको कई सारी फैसिलिटीज जैसे कि लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स का आइटम, सारी चीजें होंगी, टीचर्स जाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, डिफरेंट एक्टिविटी कराएंगे, तो ये सारा काम यहाँ पे किया जाएगा। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है और चीफ मिनिस्टर आपको वीरेंद्र सिंह देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। Which bank has rolled out a new facility allowing its non-resident Indian, मतलब NRI customers to make UPI transaction in India using their international mobile number? यहाँ पे बोला जा रहा है वो कौन सा बैंक है जिसने एक नई फैसिलिटी स्टार्ट की है कि जो NRI लोग हैं, जो NRI पर्सन है, वो भारत में यूपीआई या क्यूआर कोड जो होता है उसको, उसके जरिए भारत में पैसा भेज सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं यूपीआई की मदद से, और इनको नई सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए यूपीआई बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ ऑप्शंस आपको देती हूँ, 3 कंट्रीज लिखी जा सकती है यहाँ पे। एक है आपकी नमीबिया, दूसरी कंट्री है आपकी घाना, एंड थर्ड नंबर की कंट्री है आपकी नाइजीरिया। ये कुछ कंट्रीज है जहां पर हमारे एग्रीमेंट चल रहे हैं विथ यूपीआई, ठीक है। और नेपाल तो है ही ना, नेपाल तो है ही जहां पर हम यूपीआई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ये कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जहां पर रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है यूपीआई फैसिलिटी के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए इस पूरी न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ICICI बैंक इंट्रोड्यूस यूपीआई फॉर एनआरआई थ्रू इंटरनेशनल मोबाइल नंबर। देखिएगा पहले क्या होता था, कोई एनआरआई है मतलब जो भारत के बाहर रहता है, उसको भारत में अगर ट्रांजैक्शन करने हैं तो यूपीआई आप नहीं कर सकते थे। यूपीआई नहीं कर सकते थे मतलब आपको पहले एक इंडियन मोबाइल नंबर लेना होता था और इस इंडियन मोबाइल नंबर को नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी NRO के पास रजिस्टर कराना होता था, और जब आप रजिस्टर कराते थे उसके बाद ही आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो एनआरआई कस्टमर्स हैं वो अपने खुद के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यूपीआई कर सकते हैं, उनको दूसरा इंडियन मोबाइल नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनआरआई कस्टमर को यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। क्लियर है इतनी चीजें? कौन कौन सी कंट्री में एप्लीकेबल है? दिस चेंज अप्लाई टू द कस्टमर रिसाइडिंग इन द 10 कंट्रीज। 10 देशों में जो लोग रह रहे हैं, यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। इतनी चीजें इन देशों में बेसिकली, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिस सर्विस इज अवेलेबल थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का जो आई मोबाइल पे ये बैंकिंग एप्लीकेशन है, इसकी मदद से भी एनआरआई कस्टमर अपने जो मर्चेंट, शॉपकीपर्स और ई-कॉमर्स के लिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आपको इंडियन नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ओके। इतनी चीजें डन। चलिए अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज के बारे में बात कर लें क्या?
देखो मैं कुछ कंट्रीज जो जितना मुझे अभी याद आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको भी कुछ याद है तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि यूएसए, अभी रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को अपनी आईपी मॉनिटरिंग लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। चल नेक्स्ट है सिंगापुर। सिंगापुर में रिसेंटली आईपीईएफ की मीटिंग हो रही है, इसे होस्ट कर रहा है आईपीईएफ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में पहली एजुकेशनल अभी डील चल रही है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कतर। कतर से मुझे याद आता है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कतर में हुआ था। फिर सऊदी अरेबिया से मुझे याद आता है कि 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो सऊदी अरेबिया में होगा। इतनी चीजें ही फिलहाल मुझे याद आ रही हैं, अगर आपको भी कुछ नया याद आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक। इसका फॉर्मेशन 1994 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। संदीप बाक्षी आपको यहाँ पे सीईओ और एमडी देखने को मिलेंगे, और हम है ना ख्याल आपका, ये आपकी टैगलाइन है, ओके। चलिए अब बात करते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स ब्लैंक राइजिंग डे ऑन द 7th of May 2024। 7 मई 2024 को बीआरओ ने अपना कौन सा राइजिंग डे सेलिब्रेट किया था? तो देखिएगा 7 मई 1960, 7th of May 1960 में बीआरओ का फॉर्मेशन किया गया था, और ये फॉर्मेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया है। क्यों किया है? हमारा जो बॉर्डर एरिया है, स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो यहाँ जो बॉर्डर एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ब्रिज बनाने हैं, रोड बनाने हैं, उसके लिए बीआरओ का फॉर्मेशन किया गया था। इस साल हम 65th नंबर का राइजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बीआरओ ने स्टार्ट किए थे वो 2 प्रोजेक्ट थे। आप देखेंगे 2 प्रोजेक्ट 1960 में बीआरओ ने स्टार्ट किए थे। एक है प्रोजेक्ट तुष्कर, ये अरुणाचल प्रदेश में चल रहा था, और दूसरा प्रोजेक्ट आप देखेंगे प्रोजेक्ट बीकॉन, ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट इनिशियल प्रोजेक्ट थे जब बीआरओ ने काम करना शुरू किया था। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन आप देखेंगे डायरेक्टर जनरल हैं बीआरओ के, ओके। अब जब बीआरओ की बात हो रही है तो बीएसएफ की बात भी कर लेते हैं, ठीक है, लिंक हो जाएगी न्यूज आपकी। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग, एयरफेयर बुकिंग एटसेट्रा इन न्यू गाइडलाइंस। देखिएगा अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने कहा यार जो बीएसएफ के पर्सनल हैं, बीएसएफ में जो हमारे ट्रूप है, मेंबर्स हैं, वो खुश नहीं है, बीएसएफ की सर्विसेज से वो खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब में, क्योंकि आजकल के लोग ना सेटिस्फेक्शन पहले प्रायोरिटी रखते हैं, ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपना डेटा रिवील किया और इन्होंने कहा कि लगभग 46,000 जो पर्सनल या कर्मचारी हैं हमारे 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। लास्ट 5 ईयर में इन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया क्योंकि वो अपनी सर्विसेज से या अपनी जॉब से उतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। इस रिपोर्ट में मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कहा कि मैक्सिमम जो पर्सनल है 21,000 वो बीएसएफ में थे और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट यहाँ पर लिया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। क्लियर? इतनी बातें यहाँ पे कही, जिसके बाद यहाँ पे कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज इंट्रोड्यूस न्यू गाइडलाइंस by the Directorate General for Non-Gazetted Officer in the Force with the aim of improving job satisfaction। तो इसमें कहा गया है कि आपको 5 इंडिविजुअल चॉइस दी जाएगी फॉर पोस्टिंग, ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग। इसके अलावा अगर आप छुट्टियों पे जाते हो तो आपको एयर टिकट भी हम बुक करके देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है बीएसएफ के कर्मचारियों का, पर्सनल्स का, वो इंक्रीज हो। तो ये ऐसी कुछ नई गाइडलाइंस रिसेंटली लेकर आए गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इसमें ये सारी फोर्सेज आती हैं। कौन कौन सी? आसाम राइफल, बीएसएफ हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये आपकी जो फोर्सेज हैं इन्हें ही हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। डन। Next, India Rating and Research has revised upward the country's GDP growth estimate for FY25।
टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.5% अर्लियर। पहले देखो इंडिया रेटिंग ने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो 2025 में मतलब जो फाइनेंशियल ईयर आपका FY25 है उसमें इंडिया की ग्रोथ 6.5% रहेगी। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं, अब भारत की ग्रोथ और ज्यादा होगी। इन्होंने अपने डेटा को रिवाइज किया है और कहा है FY25 में भारत की जो ग्रोथ है वो 7.1% रहेगी अकॉर्डिंग टू द इंडिया रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया रेटिंग ने तो बोल दिया कि FY25 में भारत की रेटिंग क्या रहेगी, जीडीपी कितनी रहेगी, 7.1%। OECD के बारे में कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा है 2025 और 26 मतलब FY25 और FY26 दोनों फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.6% रहेगी। वहीं फिच रेटिंग कहती है कि 7% रहेगी और SBI कहता है नहीं, 8%, 8% भारत की ग्रोथ होगी। ये अलग अलग जीडीपी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ दिन पहले मैंने इस न्यूज को भी आपके साथ डिस्कस किया था। रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल। कहां पर इसको डिस्कवर किया गया है, याद करो, कुछ मैप दिखाया था, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के पास, कुछ याद आया, मैक्सिको इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब जब इसके बारे में बात हो रहे हैं तो आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या कहलाता है, इसका नाम है वाटर बियर, और जो ओरिजिनल भालू होता है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, कोई रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इसे हम वाटर बियर कहते हैं या इसे हम टार्डिग्रेड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली समुद्र में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है ये। रिसेंटली यहाँ पर आप देखेंगे, रिसेंटली इसकी नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। तो अ न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन टार्डिग्रेड डिस्कवर्ड फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कोस्ट में इसको देखा गया है, कहां पर, मंडपम इन तमिलनाडु। ठीक है, डन। और ये जो नई स्पीसीज हमको मिली हुई है इसका नाम हमने चंद्रयान 3 के नाम पे रखा है। तो ये जो टार्डिग्रेड का नया नाम है वो क्या है, आप देखेंगे आंसर हो जाएगा बेटिलिप्स चंद्रयानी। ठीक है, ये इसका नाम बेसिकली रखा है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, 0.5 mm से लेकर 0.04 मिलीमीटर होता है और अभी तक की ये 39th नंबर की स्पीसीज है जो डिस्कवर की गई है, 39th नंबर की स्पीसीज इस पर्टिकुलर जीनस की। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इन्हें हम वाटर बियर के नाम से भी जानते हैं। डन। चलिए अब यहाँ पे सुर्खियों में एक और लोकेशन है, वो है सक्चकम वैली। तो सक्चकम वैली के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगर आप पूरा जनरली हम जब भारत का मैप बनाते हैं, भारत का नक्शा बनाते हैं, तो हमारे लिए तो भारत क्या है, हमारे लिए भारत ये है। ठीक है, हम सबके लिए तो भारत यही है। लेकिन चाइना पाकिस्तान के लिए भारत ये नहीं है। चाइना पाकिस्तान के लिए भारत क्या है, ये है। ठीक है, ये वाला हिस्सा चाइना के पास है, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास है। ठीक है, डन। इतनी चीजें। और पाकिस्तान का यहाँ का जो हिस्सा, ये थोड़ा सा और हिस्सा अगर आप उठा लो तो ये चाइना के पास है। और इसी हिस्से को आप देखेंगे, ये जो हिस्सा है इसे हम सक्चकम वैली के नाम से जानते हैं। और इस वैली में, इस एरिया में यहाँ पर चाइना ने अटेम्प्ट किया है कंस्ट्रक्शन करने का, जिसके कारण इंडिया ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दिखाया है। India has lodged a strong protest with China for carrying out the construction activity in the सक्चकम वैली। ठीक है, सक्चकम वैली में इसने कंस्ट्रक्शन वर्क किया। अब आप देखेंगे ये ट्रांस काराकोरम रेंज का पार्ट है। सक्चकम वैली पहले पाकिस्तान की हुआ करती थी, मतलब इंडिया की थी, पाकिस्तान ने ले ली। और फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइना और पाकिस्तान के बीच में फ्रेंडशिप हुई और इनके बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थी उनको रिजॉल्व किया गया। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट को जब रिजॉल्व किया गया तो यहाँ पर जो सक्चकम वैली है वो 1963 में किसने ले ली, चाइना ने ले ली। तो अब ये चाइना के कंट्रोल में आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर इसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, तो ट्रांस काराकोरम ट्रैक में आपको ये देखने को मिलेगा, आपके POK के रीजन में। डन, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, Where are the rocks that provided the oldest evidence of the Earth magnetic field collected? यहाँ पर एक रॉक खोजी गई है और उस रॉक में, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, आप कभी आपने देखा होगा ना, कोई भी मैग्नेट है अगर, तो उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। कुछ इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करने का काम करते हैं।
ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक रॉक है, उसमें भी ऐसे ही कुछ चित्र आपको मिलेंगे, मतलब वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड के एविडेंस हमको देखने को मिले हैं। तो बोला जा रहा है कि ये जो ओल्डेस्ट एविडेंस हमें रॉक में मिले हैं, कहां पर इस रॉक को डिस्कवर किया गया है रिसेंटली, तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। आइए मैं आपको मैप दिखाती हूँ। ये देखो, ये रॉक दिख रही है, इसमें जो लाइंस दिख रही है ना, इसको ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है, ठीक है। तो MIT एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट ने इस रॉक को देखा है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये 3.7 बिलियन ईयर पुरानी है, और इसे ग्रीनलैंड के बेल्ट में, ग्रीनलैंड की रॉक में इसको देखा गया है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि ओल्डेस्ट एविडेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब इससे हमें ये पता चला, जो हम जनरली सोचते हैं ना कि आज से 1000 साल पहले अर्थ ऐसी होगी, आज से 2000 साल पहले अर्थ ऐसी होगी, 2000 साल पहले इंसान रहते होंगे, हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड से हमको ये पता चला कि जितना हम सोचते हैं अर्थ में लाइफ उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है, ऐसा इस रिसर्च में सामने आया है। इसके अलावा यहाँ पर जो एस्टिमेट किया गया, यहाँ पे जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी अभी एग्जिस्टिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में ये 15 माइक्रो टेस्ला आपको देखने को मिलेगी। तो रिसर्चर्स डिटरमाइन देम टू बी अप्रोक्सीमेटली 3.7 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है। ये 3.7 बिलियन ओल्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है एटलीस्ट 15 माइक्रो टेस्ला कंपेयर टू द टुडे मैग्नेटिक फील्ड, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो हमको पता चल गया कि टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट कर सकते हैं। अब कैसे पता लगाया कि ये इतनी पुरानी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे पता लगाया? कार्बन डेटिंग की। पर कार्बन डेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे कर सकते हैं? जब तक किसी चीज में कोई कार्बन नहीं है तो कार्बन डेटिंग कैसे करोगे? तो हमने कौन सी मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर किया? तो आइए, हमने एक मेथड का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? यूरेनियम टू लीड रेशियो। यूरेनियम टू लेड रेशियो का इस्तेमाल बेसिकली किया है, ठीक है। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड करती क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट द प्लेनेट फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर के सस्टेनेबिलिटी के लिए और वाटर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइफ टाइम का पता कैसे लगाया जाता है? तो इसके लिए यहाँ पर यूरेनियम टू लीड रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है, और इस रेशियो की मदद से रिसर्चर्स एस्टिमेट करते हैं कि कोई भी मिनरल, कोई भी रॉक में जो मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो कितने साल पुराने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पता लगाया कि ये 3.7 बिलियन ईयर पुराने आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये नाम याद रखेंगे, कार्बन डेटिंग नहीं की है, यूरेनियम टू लीड रेशियो एनालिसिस यहाँ पर किया है, ठीक है। डन। चलिए, अब इनके बारे में हमने 2 दिन पहले आई थिंक डिस्कस किया था। जोस राउल मुलेनो रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं? याद करो, कुछ मैंने बताया था, वही एरिया जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, पनामा कैनल। बिल्कुल, पनामा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ नए प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट जो अपॉइंट हुए हैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट है, आप इसे जरूर से पढ़िएगा। जैसे कि सोलोमन आइलैंड, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और कौन हुए हैं? जेरेमिया मनेले। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाक दर को बनाया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्रबावो सुबियांतो को बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा को बनाया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड साइमन हैरिस, जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है आयरलैंड के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का हेड या डायरेक्टर जनरल रिसेंटली किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, बेसिकली सोलर फील्ड के एरिया में ये रिसर्च वर्क करती है, और ये बॉडी है, इसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था। एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, amid poll boycott and the apprehensive over low voting rate among urban voters, the Gurugram
एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इलेक्शन। तो रिसेंटली वोटर को इनकरेज करने के लिए कि आओ और वोटिंग में पार्टिसिपेट करो, गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करेंगे, जापान हैज वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियन कप किसने जीत लिया है? जापान ने। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जापान ने किसको हराया, किसको डिफीट किया? तो आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, इंडियन सुपर लीग टाइटल किसने जीता है? तो फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था? फाइनल मैच मोहन बागान और मुंबई सिटी के बीच में हुआ था एंड मुंबई सिटी ने इंडियन सुपर लीग टाइटल को अपने नाम कर लिया है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था करंट अफेयर्स में। फ्रैंक श्रॉन्ड पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ये किस कंपनी के CEO थे? आंसर हो जाएगा बोइंग के थे, बोइंग के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which country has recently introduced an AI generated spokesperson? पहली बार कोई गवर्नमेंट स्पोकपर्सन अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड में जो कि AI है, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया शी। अब बोला जा रहा है किसने लॉन्च किया भाई? इसे को लॉन्च किया है यूक्रेन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है तेजस्विन शंकर। तो इंडिया के तेजस्विन शंकर, इन्होंने रिसेंटली किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और रिकॉर्ड बनाया है? मतलब पूछा जा रहा है कि इनका रिलेशन किस फील्ड से है। तो ये है हाई जंपर। कौन है ये? हाई जंपर है। इन्होंने रिसेंटली US ATP फेस्टिवल जो कि एरिजोना USA में हो रहा था, उसमें इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, नेशनल एम्बेसडर कौन बन गई है? यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, India's premier biennial motor show Auto Expo will be held in which city in 2025? 2025 में ऑटो एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इस तरीके के आयोजन जनरली न्यू दिल्ली में किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सुनीता विलियम्स विल बी अबॉर्ड बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट फॉर हर थर्ड स्पेस फ्लाइट। तो तीसरी बार सुनीता विलियम्स कहां पे जा रही है? स्पेस में जा रही है, बोइंग के स्टारलाइन से जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टारलाइनर से। विलियम ने अभी तक 322 दिन 322 डेज को स्पेंड कर चुकी है ये अपने 2 मिशन में। मतलब 2006 में जब गई थी, 2012 में जब स्पेस में गई थी, तो टोटल मिला के 322 दिन इन्होंने स्पेस में स्पेंड किए हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स। तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है? जरा सोचिए। सभी के सभी फॉर्मूला 1 रेसर आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बेल्जियम एंड ब्रिटेन के कार रेसर है, नाम है लैंडो नॉरिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्वितेक हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन। तो ये तो क्वेश्चन बता दिया कि हाँ भाई, ईगा स्वितेक है जो वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है और इन्होंने रिसेंटली मैड्रिड ओपन का टाइटल जीता है। क्वेश्चन ये है कि किस देश से बिलोंग करती है, किस कंट्री से है? तो आंसर हो जाएगा ये पोलैंड से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ 2024 गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज। यूनेस्को ने इस अवार्ड को किसे दिया है? तो जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी अगेन लिस्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली जो भी अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि ग्रैंड मास्टर टाइटल बाय द फिडे आर वैशाली को दिया गया है। हमारे लिए अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को दिया गया है जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। वैसे ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड आसाम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी को दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज PDF इसकी मिल जाएगी, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो वहां से आप इस PDF को इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं।
अच्छा, एक छोटी सी बात कर देते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले। कल मैंने टॉप 100 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के दिसंबर मंथ के अपलोड किए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्वेश्चन वहाँ पर कवर किए गए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें ओके। और हाँ यार, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर तो कर सकते हैं आप लोग, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए इसको पढ़िए आराम से बैठकर और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, डन। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो बहुत सारे लोग बहुत खुश भी होंगे, मैडम क्वेश्चन करा दो क्वेश्चन करा दो। तो लो बेटा, इतने सारे क्वेश्चन है, आराम से करो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।